आज हम समास प्रकरण में जो समास के 5 भेद किए गए थे, उसमें से जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास था, उस केवल समास का अध्ययन हम लोगों ने कल तक पूरा कर लिया था। आज हम जो दूसरा समास है, अव्ययी भाव समास, इसका लक्षण पीछे किया गया था। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, इसका नाम क्यों पड़ा, नामकरण कैसे हुआ? अव्ययी भाव समास इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक चुई प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उसका जो विग्रह किया जाता है, इसे ना अव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भाव। जो अव्यय नहीं है उसको हम क्या बनाएंगे? अव्यय बनाएंगे। उसी का नाम क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो वस्तुतः अव्यय नहीं है, लेकिन ये समास होने के बाद वह अव्यय कहलाएंगे, अव्यय बनेंगे। अतः इस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास इस नाम से जानते हैं। अव्ययी भाव समास में आप जैसे जानते हैं कि इस समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पूर्व जो पद होता है, पूर्व जो पद उसका जो अर्थ होता है, उसकी प्रधानता होती है। और अब समास में आपको सबसे ज्यादा प्रथमांत पदों में भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो प्रथमांत पद, समास प्रथमांत पद के द्वारा ही विधान होगा। ये ध्यान दीजिएगा, समास किसके द्वारा होगा? प्रथमांत पद के द्वारा होगा। किसके साथ होगा? तो वहां पर तृतीयांत पद आएगा। कोई ना कोई एक तृतीयांत पद होगा, एक प्रथमांत पद होगा। जो प्रथमांत पद होगा उसी के साथ समास होगा। और प्रथमांत पद इसमें बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से देखा जाएगा, क्योंकि समास करने में हमको उपसर्जन संज्ञा करना है। उपसर्जन संज्ञा के बाद जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग भी करना है। तो जो प्रथमांत पद होगा समास शास्त्र में, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उसी का प्राथम्य प्रयोग होगा। तो प्रथमांत पद, हर एक जो भी समास विधायक सूत्र होगा उसमें आपको प्रथमांत पद देखते हुए चलना है। इसका पहला सूत्र है अव्ययी भाव। ये प्रथम सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। ये भी ध्यान दीजिए, ये परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि कौन सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम पता भी है प्राक तत्पुरुषा। इसका अधिकार चलता है कहाँ तक? तो प्राक तत्पुरुषा, तत्पुरुष के पहले तक इस सूत्र का अधिकार चलता है। यानी कि जो तत्पुरुषा है, इसके पहले तक जो भी समास होगा, जिस भी समास का, जिस सूत्र के द्वारा समास विधान किया जाएगा, वह समास अव्ययी भाव इस समास के नाम से जाना जाएगा। तो एक 5 के बाद जब तक ये तत्पुरुष ये सूत्र नहीं आएगा, उसके पहले तक जिस किसी भी सूत्र के द्वारा समास होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान हो अथवा ना हो,
इसके बीच में जिस किसी भी सूत्र के द्वारा समास होता है वह अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाए। इसीलिए इसका एक और लक्षण बनाते हैं अव्ययी भाव इसका कि अव्ययी भाव इत्यधिकार पठितत्वम। आप अव्ययी भाव इस सूत्र के अधिकार में पढ़ा गया जो समास है, पढ़े गए जो आए जो समास हैं, वो सब समास अव्ययी भाव इस नाम से जाने जाएंगे। अब इस सूत्र इस समास प्रकरण का जो समास संज्ञा विधायक सूत्र है वही है प्रथम सूत्र है। यह अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये संपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में दो पद, पहला पद अव्ययम यह है प्रथमांत पद है और दूसरा पद यह है वचनांतेषु। यहाँ तक यह पद सप्तम्यंत पद है। आपको इस सूत्र में आपने देखा कि अव्ययम क्या है, ये अव्ययम प्रथमांत पद है और दूसरा जो पद है वह है सप्तम्यंत पद है। अब कई पद इसमें नहीं है, तृतीयांत नहीं है और भी जो वृत्ति में इसका अर्थ लिखा गया है वो सब पद नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि हलंत्यम इस सूत्र में बताया गया था कि जो पद सूत्र में नहीं देखे जाते हैं उनको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करना चाहिए। इसमें अन्य सूत्रों से अनुवृत्ति भी आई, जैसे शुभामंत्रिते परांगवत स्वयं सुप आएगा और साह सुपा से साह की अनुवृत्ति आएगी। समर्था पद विधि से आपका समर्थ पद तो हर जगह उपस्थित रहेगा। इस सूत्र का में यदि समास विचार करें तो अव्ययम प्रथमांत पद है, विभक्ति समीप, यहाँ सब जगह आपका द्वंद्व समास है। समीपंचा समृद्धिंचा वृद्धंचा अव्ययी भावश्चा ऐसे करके तो अंतिम में तेसु अथवा आप साकल्यांत वचनानि तेसु साकल्यांत वचनेषु यह पद बनेगा। इन्होंने वृत्ति में लिखा है कि विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम। ये जो निर्देश दिए गए हैं यह शब्दों के निर्देश नहीं है, यह अर्थों के निर्देश है। ध्यान दीजिए, इन शब्दों के साथ समास नहीं होगा, अपितु इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उस अव्यय के साथ समाप्त होगा। क्योंकि विभक्ति है, समीप है, ये हमको मालूम कहीं चलता है। तो विभक्ति पद आता है, विभक्ति पद के साथ समास नहीं करना है और विभक्ति अव्यय भी नहीं है, समीप भी अव्यय नहीं है। तो मालूम चलता है कि इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय होता है उस अव्यय का विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम केन सह। तो जो शुभ की अनुवृत्ति आई है शुभावंतिते परांगवत स्वरे, तृतीयांत में भी परिणाम हो क्योंकि आगे सा है इसलिए तृतीया हो जाएगी इसमें सह के योग में। तो सुबंते न सह नित्यम समस्यते, सुबंत के साथ नित्य ही समास होता है
वह समास अव्ययी भाव कहलाता है। एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं कि विभक्ति अर्थादिशु विभक्ति इत्यादि अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है और वह समास नित्य समास होता है। एक चीज यहाँ पर और अधिक जोड़ दिया कि यह नित्य समास, यानी कि नित्य समास कहने का मतलब है कि समास अनित्य भी होता है। यदि अनित्य नहीं होता तो हमको नित्य कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमको जिज्ञासा होगी कि नित्य समास कहाँ होगा, अनित्य समास कहाँ होगा। उसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आगे लिखते हैं कि प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः। प्रायेण अत्यधिक, जिसका विग्रह ही ना कर सके, जिसका विग्रह ना हो, जिसका विग्रह वाक्य ना बने। विग्रह वाक्य आप जानते ही हैं, जैसे उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, ये क्या हो गया, विग्रह वाक्य हो गया। जिसका विग्रह ना बने, विग्रह वाक्य ही ना बने, ऐसा जो समास होता है उसको नित्य समास बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे तो आगे कई ऐसे प्रयोग आएंगे जहां पर जिनका हम विग्रह नहीं बना पाएंगे, विग्रह नहीं बनेगा और वह समास नित्य समास कहलाएगा। ऐसे कृष्ण सर्पा, यह नित्य समास होता है। ये कृष्ण सर्पा, कृष्णश्चासौ सर्पा, ऐसा विग्रह करने के बाद भी, क्योंकि हमको यहाँ पे जो कृष्ण पद है, यहाँ पे कृष्ण पद से काला यह नहीं लेना, अपितु कृष्ण सर्पा से कृष्णत्व तो जाति से, जाति वाला जो सर्प होता है उसको लेना है, इसलिए वह समास भी नित्य समास होता है। और दूसरा नित्य समास के बारे में इन्होंने कहा है कि प्रायेण अश्वपद विग्रहो नित्य समास। अत्यधिक जहां पे अश्वपद, एक स्वपद विग्रह होगा, एक नस्वपद इति अश्वपद। स्वपद यानी कि जैसे कृष्णस्य समीपम। देखिए यहाँ पर हमको जिनका समास करना है उन्हीं का विग्रह, राजा और पुरुष का समास करना है, उन्हीं का विग्रह है। इसको हम बोलते हैं स्वपद, अर्थात जिसके साथ समास करना है वही विग्रह हो, उसको हम बोलते हैं स्वपद। अस्वपद उसे बोलते हैं कि समास किसी और के साथ करना हो, विग्रह वाक्य किसी और के साथ बने। ऐसे कृष्ण से समीपम समास हमको यहाँ पे उप के साथ करना है और विग्रह किसके साथ किए हैं, कृष्ण के साथ किए। तो अन्येन पदेन विग्रह, इसका अन्य पद के साथ विग्रह होता है, अन्य पद के साथ समास होता है। वह समास जो होता है वह समास कहलाता है अश्वपद। और जो अश्वपद विग्रह होता है वह समास भी नित्य समास होता है। अब देखिए इसके पीछे आपको हेतु बता दें कि उसको नित्य समास क्यों मानते हैं। जो अश्वपद विग्रह होता है उसको नित्य समास क्यों मानते हैं, इसके पीछे हेतु ये है कि हमको किसी भी पद से अर्थ का अवबोध होना चाहिए। हम किसी भी पद का जो उच्चारण करते हैं वह अर्थ ज्ञान के लिए कहते हैं।
तो राज्ञः पुरुषः ऐसे कहें तब भी हमको राजा संबंधी पुरुष ऐसा ज्ञान होता है, राजपुरुषः कहें तब भी हमको राजा संबंधी पुरुष ऐसा ज्ञान होता है। तो यह जो समासिक प्रयोग करें अथवा पद प्रयोग करें, दोनों के प्रयोग करने में अर्थ का कोई भी भेद नहीं होता है। अतः यहाँ पर जो समास होगा वह समास अनित्य समास होगा। यदि हम समास नित्य मान लें तो राज्ञः पुरुषः यह जो पद प्रयोग है, यह पद प्रयोग असाधु होने लगेगा। जब भी हम प्रयोग करेंगे तो समासिक प्रयोग राजपुरुषः यह प्रयोग ही साधु होगा। इसलिए समास को इन्होंने एक महाविभाषा के अधिकार में पढ़ा और समास को इन्होंने अनित्य माना। अनित्य मानने का फल ये निकला कि राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः दोनों प्रयोग साधु। अब यहाँ पे जहाँ पे समास नित्य होता है वहां पर नित्य समास स्थल में हम वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य के प्रयोग से वह अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ समासिक पद से निकल रहा है। वहीं पर नित्य समास होगा जहां पर ऐसे उपकिषणम, ये समासिक पद है, इसका जो अर्थ निकलता है वह ये निकलेगा कृष्ण के समीप। आओ आप यदि इसको कृष्णस्य उप कर देंगे तो इस अर्थ को देने में यह सामर्थ्य नहीं है। अतः ये समास नित्य समास कहलाता है। चलिए प्रायण, ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं? अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए यदि कुछ समझ में नहीं आता है। अगर यदि कुछ सुझाव देना है तो उसको भी आप दे सकते हैं कि कितना शीघ्रता है चलना है, कितना धीरे चलना है। चलिए तो प्रायण अश्वपद विग्रहो व नित्य समास के इन्होंने दो चीज बताया। प्रायण अविग्रह अर्थात जिसका विग्रह न किया जा सके, और प्रायण अश्वपद विग्रहो व विभक्तौ हरिगि अधि इति स्थिते। अब देखिए समास करना है। हरिगि अधि, यह है आपका विग्रह वाक्य हुआ। विग्रह वाक्य होने के बाद समास विधा का जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध है, समृद्धि यह लगेगा। यह सूत्र कहता है कि विभक्त था दिशु, विभक्ति इत्यादि, विभक्ति अर्थ है पहले जहां पर, विभक्ति समीप समृद्ध इत्यादि अर्थों में विद्यमान जो अव्यय है उसका सुबंत के साथ समास होता है। हरिगि अधि में जो अधि है वह विभक्ति, विभक्ति अर्थ क्या है? अधिकरण, अधिक अर्थ है अधिकरण। तो विभक्ति इस अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? अधि है। सप्तमी का जो अर्थ होता है उसी सप्तम्यर्थ का द्योतक, द्योतित कराने वाला अधि शब्द है। तो विभक्ति इस अर्थ में विद्यमान हुआ अधि, उस अधि का जो
सुबंत है, समर्थ सुबंत कौन हो गया? हरिज्ञी। इसके साथ क्या हो गया? समास हो गए। समास हो जाने के बाद अवस्था ऐसे बनी रही, हरिज्ञी अधि इति स्थिते। ऐसा स्थित रहने पर सूत्र लगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमांत पद है। समासे, समास जो लिखा है समासे है, आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया है। समासे यह सप्तम्यंत पद है। उपसर्जनम यह भी प्रथमांत पद है। 3 पद इस सूत्र में है। यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमया, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट जो पद, समासे जो है, यह समासे जो पद है, यह समास विधायक सूत्र का बोधक है, समास विधायक शास्त्र का बोधक है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, समास शास्त्रे, समास विधायक जो शास्त्र होगा उसमें जो प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। वृत्ति में यह लिखा है, इसको हमको ऐसे समझना है कि समास विधायक जो शास्त्र होगा उसमें जो प्रथमांत पद, प्रथमा, उसमें जो प्रथमांत पद तदबोध्य, उसके द्वारा बोध्य जो लक्ष्य में होगा उस लक्ष्य वाले की उपसर्जन संज्ञा होगी। क्यों लक्ष्य वाले की उपसर्जन संज्ञा होगी? इसलिए लक्ष्य वाले की उपसर्जन संज्ञा होगी क्योंकि सूत्र में उपसर्जन संज्ञा करने का कोई भी फल नहीं। समास विधायक शास्त्र मान लीजिए अव्ययम विभक्ति हो गया, इसमें प्रथमांत पद अव्ययम हो गया, अब इसकी उपसर्जन संज्ञा करने कोई फल नहीं। हमको तो उपसर्जन संज्ञा करने का फल हरिज्ञी अधि यहाँ पे मिलेगा, इसलिए हमको प्रथमांत पद तदबोध्य तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे देखिए सूत्र का हम घटाते हैं। समास विधायक जो पद हुआ, समास विधायक शास्त्र हुआ, अव्ययम विभक्ति, यह समास विधायक शास्त्र हुआ, उसमें जो प्रथमांत पद हुआ अव्यय, तदबोध्य लक्ष्य में जो पद हुआ, अव्यय के द्वारा बोध्य लक्ष्य में पद हो गया अधि, यह अधि है, इस अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा का फल है उपसर्जनम पूर्वम, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पहले प्रयोग होता है। समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, समास में उपसर्जन संज्ञा की होती है उसका प्रयोग पहले होता है। इति अधेः प्राक प्रयोगा, इसलिए जो अधि है उसका पहले प्रयोग हो गया। अब अधि हरिज्ञी ऐसी अवस्था है। सुपोलुक, सुपोलुक कैसे होगा? तो हरिज्ञी अधि ऐसी अवस्था थी, इस अवस्था में अव्ययम विभक्ति से समास हुआ। किससे? प्रत्यधित समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इससे लुक हो गया, लोप हो गया। जो विभक्तियां हैं हरि के बाद जो गी है उसका लोप हो गया, आदि शब्द का पहले प्रयोग हो गया, तो आदि हरि बन गया। आदि हरि बन जाने के बाद एक देश विदितम अनन्यवत, इस परिभाषा को आप समझ लीजिए। ऐसे एक देश का विकार हो जाने पर, एक देश मान लीजिए किसी चीज का नष्ट हो गया है तो वह वही रहेगा, उससे भिन्न जाति का नहीं। जैसे श्वान है, कुत्ता है, अगर उसकी पूंछ कट गई है तो कुत्ता ही रहेगा, श्वान ही रहेगा, उससे कुछ अतिरिक्त नहीं जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हरिज्ञी अधि में विभक्ति का भले ही लोप हो गया है, लेकिन जो पद है अधिहरि वह विद्यमान है, अतः उसकी जो पहले प्रातिपदिक संज्ञा थी
वही प्रातिपदिक संज्ञा अब भी विद्यमान रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि प्रातिपदिक संज्ञा दोबारा नहीं करना है, ये केवल परिभाषा बता रहे हैं कि एक देश विकृतम अनन्वत, ये परिभाषा है कि एक देश के विकार होने पर जो जैसे होता है, जिसकी अवस्था जो होती है उसी प्रकार रहता है, उससे भिन्न नहीं हो जाता है। तो यद्यपि यहाँ पे स्वादि का लोप हो गया है, स्वादि के लोप हो जाने पर भी पूर्व में जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी हरि गी अधिकी, वही प्रातिपदिक संज्ञा विद्यमान रहेगी। तो अधि हरि उसी प्रातिपदिक संज्ञा को मान करके प्रथमा के एक वचन में सु आएगा। क्या बन गया? आदि हरि सु बन जाएगा, आदि हरि प्लस सु बन जाएगा। और इस सु का अव्ययी भावश्च अव्ययत्वात्, अव्ययी भावश्च यह है, अभी आगे सूत्र आएगा। इस अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा हो जाने पर जो सु आया है उस सु का अव्यादाप सुपः इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, अधिहरि यह प्रयोग बन जाएगा। यह प्रयोग सबको सिद्ध हुआ। सर सुपो धातु प्रातिपदिक दो दो बार लगेगा? एक बार लगेगा। देखिए सुपो धातु कब लगेगा? देखिए हरि और गी अधि। देखिए यहाँ पर जब हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे किससे? तद्धित समासाश्च, ठीक है। उससे ये पूरा जो समुदाय है इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, जहां समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तब लगेगा आपका सुपो धातु का। तो कहता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो कि प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, धातु का अवयव जो सुप, उसका लो। यहाँ पर ये प्रातिपदिक संज्ञा पूरी की हुई है, तद अवयव सुप हो गया नी, उसका क्या हो जाएगा? लो। बस यही लगेगा, हरि अधि बन जाएगा। अधि की उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग, अधि हरि सु आएगा, सु का लोप हो जाएगा। देखिए आपको समास में अभी हम सूत्र बताए दे रहे हैं, 21 क्रम से सूत्र लग, आप समझ लीजिए। हर एक प्रयोग में संपूर्ण सूत्र नहीं बोलेंगे। सबसे पहले समास संज्ञा विधायक सूत्र लगेगा, समास संज्ञा करने वाला सूत्र लगेगा। जहां समास हो जाएगी तुरंत उसके बाद कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद तुरंत ही सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का लुप हो जाएगा। कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पहले प्रयोग। उसके बाद उसी पूर्व में जो प्रातिपदिक संज्ञा की गई थी उसको मान करके विभक्ति आएगी और विभक्ति कार्य हो करके वह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। हर एक प्रयोग में अव्ययी भाव समास में अथवा संपूर्ण समास में यही रूल फॉलो होगा। इसको एक बार आप समझ लीजिए,
बस कि उसके बाद तो केवल हमको इतना जानना होगा किस अर्थ में अव्यय है। समास लोप सु आएगा, अम होगा अथवा लोप होगा, इतना जानना होगा। और बाकी जो प्रक्रिया होगी वह पूर्ववत ही रहेगी। स्पष्ट हुआ, समझ में आया? जी सर। और किसी को कुछ पूछना है?